नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी वालों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज हम देखो एग्रीकल्चर सब्सिडी पे बात करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका GS3 के पेपर में। ये देखो हमेशा न्यूज में रहता है, क्योंकि कभी MSP बढ़ जाती है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ जाती है, और WTO पे भी भारत बार बार जो कि एलिगेशन लगते रहते हैं भारत पे कि भारत अपने एग्रीकल्चर पे काफी सब्सिडी देता है, जो कि मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे इसका एक इंट्रो और क्या क्या चैलेंजेस है, एग्रीकल्चर सब्सिडी के साथ क्या क्या चैलेंजेस है, और एग्रीकल्चर की सब्सिडी क्यों नीड है हमारे देश में, वो भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही कैसे हम जो कि शिफ्ट कर सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, बजाय कि एग्रीकल्चर को सब्सिडी देके आगे बढ़ाने के बजाय में। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक बार मैं आपको PPT दिखा देता हूँ। ये हमारा इंट्रो होगा। गवर्नमेंट को क्यों नीड है सब्सिडी देने की, ये भी हम देखेंगे। और किस तरह से ये देखो डीमेरिट्स है इसके, वो भी हम लोग देखेंगे। और केलकर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेड दिया कि किस तरह से आप एग्रीकल्चर सब्सिडी को कम करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीकल्चर में, वो भी देखेंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ ये लास्ट में आपका एक वे फॉरवर्ड भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा इंट्रो है। इंट्रो को देखो मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जोड़ के बताया। यहाँ बताया जा रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विथ मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, while एग्रीकल्चरल सब्सिडी इज शॉर्ट टर्म टेम्पररी सोल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये मेजर मेजर मैंने बता दिया कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, जबकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस प्रॉब्लम का एग्रीकल्चर में जो फार्मर है उनकी इनकम को बढ़ाने का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रो है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा लेकर आते हैं कि इंडिया देखो मोर देन 3 लाख करोड़ एवरी ईयर जो कि सब्सिडी पे करता है। कौन कौन से सब्सिडी? फूड सब्सिडी पे सबसे ज्यादा पे करता है, फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी पे, फिर पेट्रोलियम सब्सिडी पे। ये 3 मेजर जो कि आपका सब्सिडी है, जिसपे लगभग लगभग इंडिया का 3 लाख करोड़ पर साल जो पर ईयर जो कि खर्च होता है। तो काफी मेजर कंसर्न है सब्सिडी का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्यों सब्सिडी देती है, क्यों आवश्यकता है। तो उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट निकल कर आ रहा है कि टू सपोर्ट मोर देन 80% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी कि हमारे देश में देखो जो बहुत सारे 80% से अधिक जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो कि आपका ये गवर्नमेंट सब्सिडी की आवश्यकता होती है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जिससे उनकी इनकम जो कि बढ़ सके। ठीक है, सेकंड बताया जा रहा है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अगर देखो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर वगैरह पे सब्सिडी नहीं देगी, MSP नहीं देगी, तो फूड सिक्योरिटी हमारा कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी जो इतनी बड़ी आबादी है हमारी 1.4 बिलियन की, उसके लिए ये सुनिश्चित करने के लिए भी सब्सिडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थर्ड बताया जा रहा है यहाँ पे देखो टू प्रमोट एक्सपोर्ट बाय प्रोड्यूसिंग प्राइस कम्पिटेटिवनेस। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो प्राइस में जो कि कम होता है, लागत कम आती है, इससे जो कि हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। नेक्स्ट बताया कि टू रिड्यूस फार्मर सुसाइड फ्रॉम बोरोइंग ट्रैप्स, यानी देखो जो फार्मर होते हैं वो बैंकिंग के बजाय साहूकार से उधार लेकर जो कि एक डेप्ट में फंस जाते हैं, कर्ज जाल में फंस जाते हैं, तो उनको उससे बचाने के लिए भी जो कि ये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ताकि वो जो कि कर्ज जाल में ना फंस सके। नेक्स्ट देखो इम्प्रूव ब्रांड वैल्यू ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, यानी वही एक्सपोर्ट बढ़ाने का और इंडिया का एक ब्रांड वैल्यू को भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो ब्रांड है उसको भी और इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ठीक है, बेसिक चीज हमने देख लिया। अब आते हैं मेन जो इसका क्रक्स है कि ये जो आपका हाई एग्रीकल्चर सब्सिडी है, इसके डीमेरिट्स क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का एग्रीकल्चर सब्सिडी पाएगा तो आप ये पॉइंट्स वहां पे लिख के आओगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला तो यहाँ बताया जाए कि देखो ये हाई फिजिकल बर्डन है, लगभग 2% ऑफ GDP है। तो हमको एग्रीकल्चर सब्सिडी देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल जो कि नहीं देना है। 2% ऑफ GDP काफी ज्यादा होता है, थोड़ा सा इसको कम करना चाहिए और रैशनल तरीके से देना चाहिए। जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे देना चाहिए, अननेसेसरी सब जगह देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बर्डन है, फिजिकल बर्डन है। सेकंड बोला कि हैम्पर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी देखो जब आप एग्रीकल्चर सब्सिडी में ज्यादा पैसा खर्चा करोगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वहां पे आप खर्चा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं, क्योंकि आपने पैसे तो सब्सिडी में खर्चा कर दिया। ये क्या करता है, इससे एग्रीकल्चर जो ग्रोथ होता है वो हैम्पर होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट इनटू चेन ऑफ वेस्टेज एंड लो प्रोडक्टिविटी।
कैसे वेस्टेज होता है, जैसे देखो बता रहा है यहाँ पे कि अगर मान लो किसी गवर्नमेंट ने पावर सब्सिडी दी है, तो उससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है, ग्राउंड वाटर के ज्यादा यूज होने से क्या होता है, सॉइल इरोजन हमको देखने को मिलती है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मेजर जो बताया कि चेन ऑफ वेस्टेज एंड लो प्रोडक्टिविटी बन जाती है जब आप सब्सिडी देते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पंजाब का एग्जांपल बताया जा रहा है, जहाँ पे हाईली ग्राउंड वाटर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि पावर सब्सिडी मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी वहां पे तेजी से फॉल करी, क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो सॉइल इरोजन की वजह से कम हो जा रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है, इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना के दिखाइएगा तो काफी इंप्रेसिव रहेगा। नेक्स्ट बताया जाए कि इसके देखो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी हो रहा है। जैसे बताया कि फर्टिलाइजर सब्सिडी रिजल्टेड इन ओवर यूज ऑफ यूरिया एंड डैप, यानी जो आपका फर्टिलाइजर है यूरिया और डैप, इसका बहुत ज्यादा ओवर यूज होने लगता है। तो इससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन की जो कि घटनाएं भी हमको देखने को मिलती है। तो वाटर इकोसिस्टम या रिवर इकोसिस्टम जो कि कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी है। हाई एमएसपी से देखो क्या होता है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ व्हीट एंड पैडी हमको देखने को मिलता है पंजाब हरियाणा के रीजन में, जो कि किसके कीमत पे, एट द कॉस्ट ऑफ पल्सेस, वेजिटेबल एंड मेज। ठीक है, कायदे से तो यहाँ पे पल्सेस, वेजिटेबल, मेज वगैरह उगानी चाहिए, लेकिन हाई एमएसपी अगर मिल रही है आपका व्हीट एंड पैडी पे हाई एमएसपी, तो फार्मर भी जो कि हाई एमएसपी के चक्कर में व्हीट एंड पैडी ही उगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो देखो जो प्रॉब्लम हो क्या है, डब्ल्यूटीओ कंसर्न, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि एमएसपी कंसिडर डिस्ट्रीब्यूशनरी मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड। तो डब्ल्यूटीओ पे हम इस पे जो कि हमेशा क्वेश्चन उठता रहता है यूरोपियन कंट्री द्वारा। फिर नेक्स्ट पता है कि करप्शन एंड लीकेज भी है। यूरिया डाइवर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल यूज एंड स्मगलिंग लेबर कंट्री, नेबर कंट्री, यहाँ पे लेबर नहीं नेबर कंट्री होगा। जो एग्रीकल्चर संदर्भ में यूरिया आती है उसको नेबर कंट्री में भी स्मगल वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो ये करप्शन और लीकेज का भी एक माध्यम कहीं ना कहीं बन गया है। तो एग्रीकल्चर सब्सिडी की ये सारे डिमेरिट्स है। ठीक है, ये आप 5-6 पॉइंट है जो कि आपका एक अच्छा फ्रेमवर्क तैयार करेगा। अब देखो एक केलकर कमेटी आती है। ठीक है, केलकर कमेटी आती है, इन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर सब्सिडी को रैशनली तरीके से जो कि कन्वर्ट करना होगा हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। बिकॉज बिल्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम फार्म टू मार्केट, फार्म से लेके यानी खेत से लेके बाजार तक जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बिल्ड करना आवश्यकता है, बिल्ड करना चाहिए। इंसेंटिव फार्मर टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी लाइक ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो फार्मर है उनको इंसेंटिव देना चाहिए कि आप नई नई तकनीक का प्रयोग करो, जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और वेस्टेज भी कम हो। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट बोला है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हाई यील्ड बढ़े और हम किसानों की जो लाइवलीहुड है वो भी इम्प्रूव हो। देखो जब यील्ड बढ़ेगी, हाई होगी, तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा और उनकी लाइवलीहुड भी इम्प्रूव होगी। ये कैसे आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज करने से आएगा। नेक्स्ट बोला जाए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इसमें जो कि प्रमोट करना होगा, जैसे एग्री बिजनेस जो है उसमें देखो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा, जिससे जो कि कम्पिटेटिव एक्सपोर्ट जो कि हमारा बढ़ सके। नेक्स्ट बता कि इस ये सब चीजें देखो होने से क्या होगा, इट्स लीड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर ये सारी चीजें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, तो इससे क्या होगा, जो रूरल पॉवर्टी है वो कम होगा और हमारा रूरल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये केलकर कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे अपने। फिर देखो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि एग्रीकल्चर को कैपिटल एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। एग्रीटेक स्कीम टू बूस्टिंग एग्रीकल्चर, एग्रीटेक एक स्कीम लाया गया था जो कि बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, एग्री वैल्यू चेन को बनाया जा रहा है, मॉडर्न इरिगेशन प्रोग्राम जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह ये सब चीजें लाई जा रही है, और इसरो का भी इमेज सेंसिंग के लिए जो कि प्रयोग किया जा रहा है उनकी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में। और क्या हो सकता है, तो बताया जा रहा है की सोर्सेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमें कुछ की सोर्सेस पे फोकस फोकस करना चाहिए जो कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। जैसे बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड R&D। देखो कोई भी देश अगर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो उन्होंने अपने R&D पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, 10 साल 5 साल इन्वेस्ट किया, तब उस R&D का रिजल्ट जो निकला है वो उनको जो कि आगे पहुंचाया है। तो हमें R&D एग्रीकल्चर का जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर जो कि इन्वेस्ट करना होगा, उसको फोकस करना होगा, तभी हमारे हमारे देश में जो कि एग्रीकल्चर की अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी निकल के सामने आएगी। ठीक है,
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी एग्रो बिजनेस स्टार्टअप वगैरह में भी बूस्ट करना होगा, तभी एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ेगी और एग्रीकल्चर में जो कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। फिर बताया कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्रॉम एफडीआई इन एग्रीकल्चर मशीनरी, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का भी को भी मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे आसानी से लोन वगैरह भी इनको मिल सके मशीनरी वगैरह इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इन फार्मर, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जो गवर्नमेंट के स्कीम है उनके बारे में जो कि फार्मर को ट्रेनिंग देना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, जिसकी वजह से देखो वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, कैपिटल फॉर्मेशन में योगदान दे सके अपना। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर सब्सिडी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको उसके लिए आपके पास एक अच्छा फ्रेमवर्क होगा, जिसके बेस पे आप जो कि आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।